वेलकम ऑल बच्चों। आज जो न्यूमेरिकल है वो सिविल सर्विसेज का है, जिसको मैं आईएएस कहता हूँ। 2021 का न्यूमेरिकल है, तुम्हारे नज़र के सामने है, ला रहा हूँ। ये 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज a rotor resistance of 4 ohm 4.5 ohm per phase and a standstill reactance of 8.5 ohm per phase with no external resistance in the rotor circuit. कैसी इंडक्शन मोटर होगी? ज़ाहिर स्लिपिंग होगी, तभी तो एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस तुम लगा सकते हो। और हमेशा वाउंड रोटर जो इंडक्शन मोटर होती है ना बेटा, हमेशा ही उसकी जो रोटर वाइंडिंग होती है वह स्टार कनेक्टेड होती है। ये इन्फॉर्मेशन अगर तुम नहीं जानते हो तो जान लो। वजह सिर्फ मैकेनिकल बैलेंसिंग की वजह से होती है, इतना याद रखो, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। तुमको इतना याद रखना है कि स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का रोटर जो होता है वो स्टार कनेक्टेड होता है। डेल्टा इसलिए नहीं होता है कि मैकेनिकल बैलेंसिंग में दिक्कत होती है। क्यों होती है उसकी रिसर्च करने की तुमको ज़रूरत नहीं। तो ये स्टार कनेक्टेड ही है। तो ये जो परफेज देख रहे हो ना, वो परफेज स्टार का है। ये स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर इज 85 न्यूटन मीटर। स्टार्टिंग टॉर्क 85 न्यूटन दिया हुआ है। अब देखो इनकी चालाकी। नेग्लेक्टिंग स्टेटर वोल्टेज ड्रॉप, डिटरमिन द फॉलोइंग। क्या क्या है? द रोटर वोल्टेज एट स्टैंड स्टिल, जिसको हम लोग कहते थे E2, याद है तुमको? E2 कहते थे उसको। और जब मोटर चलने लगती थी तो SE2 बन जाता था उसका रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, और SX2 बन जाता था उसका रिएक्टेंस। R वही रहता था, लेकिन जब हम उसको ये रोटर फ्रीक्वेंसी का जाहिर सर्किट होता था। उसके बाद वो याद है, बाय द स्ट्रोक ऑफ जीनियस स्टीनमेट्स डिवाइडेड द इक्वेशन बाय 7 बाय S तो E2 हो गया, और उस तरफ R2/S हो गया, और X2 नॉर्मल रह गया। ठीक है, तो वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी का इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तो स्टेटर ही पर बैठ करके हम लोग रोटर को घूमता हुआ देखते हैं बेटा। इसीलिए हमेशा एट स्टेटर फ्रीक्वेंसी हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। वो मैं तुमको दिखा दूंगा। और टू में कह रहा है कि द स्टार्टिंग टॉर्क इफ ए 3 ओम रेजिस्टेंस वेयर एडेड इन ईच रोटर फेज। देखो टेक्निकली ये सब जो लैंग्वेज है ना, ये इंजीनियरिंग की लैंग्वेज नहीं है। इफ ए 3 ओम रेजिस्टर होना चाहिए। इफ ए 3 ओम रेजिस्टर वो चीज होती है जिसमें रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टर वो चीज होती है जिसमें इंडक्टेंस होता है। कैपेसिटर वो चीज होती है जिसमें कैपेसिटेंस होता है। लेकिन हम लोग लैंग्वेज में एक तो ऐसे ही, इंजीनियर्स का अंग्रेजी में जरा हाथ तंग होता ही है, तो चलेगा, तुम तो समझ ही गए क्या मतलब है। इफ ए 3 ओम रेजिस्टेंस वेर एडेड इन ईच रोटर फेज। और फिर तीसरे पार्ट में पूछ रहा है कि द रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड द टॉर्क एट अ स्लिप ऑफ 0.03। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा करके ये तीसरा सवाल है। रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द टॉर्क एट अ स्लिप ऑफ 0.03 विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर इसको लिखना चाहिए था, लेकिन खैर हम लोग उसी को अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले ले आता हूँ इसका इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्यूशन। इसी यहीं पर कर देते हैं, ग्रिड बना लिया जाए, यहीं पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं ब्लैक से। पेन कहाँ गया? सॉल्यूशन।
सबसे पहले तो ये लिखो कि इट इज ए स्लिप इंडक्शन मोटर. It is a slip ring induction motor. It is a slip ring induction motor. SRIM. And its rotor winding is always star connected. And its rotor winding is always star connected. ये तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है. तो अब उसका एक रोटर इक्विवेलेंट सर्किट में लेकर के आता हूं जो कि एक फेज को रिप्रेजेंट करेगा एट स्टेटर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, देखो ये मैं ले आया रोटर इक्विवेलेंट सर्किट एट स्टेटर फ्रीक्वेंसी. E2 है रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल. समझ गए. JX2 में X2 क्या है? रोटर लीकेज रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल. और ये R2/S है, S स्लिप है एट स्टेटर फ्रीक्वेंसी. I2 करंट है. अब देखो वी नो दैट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट टॉर्क ये एक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट सर्किट. टॉर्क का फॉर्मूला अगर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए लगाया जाए तो S = 1 होगा. तो TS ये T5 नहीं है, TS है. साफ लिखता हूं, तुम लोगों से मुझे डर लगता है. स्टार्टिंग टॉर्क TS = 3, इसलिए कि 3 फेज का टोटल टॉर्क इसने बताया है तुमको कितना? 85 न्यूटन मीटर. 3 × 1/ωSM. 1/ωSM. पहचानते हो ये टर्म? सिंक्रोनस स्पीड इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड. समझ गए? रेडियन पर सेकंड की स्पीड इनटू, अब I2 स्क्वायर इंटू R2/S करना है. I2 स्क्वायर के लिए तुमको करना पड़ेगा E2. सर्किट तुम देख रहे हो, यह चीज 1000 मरतबा हम लोग कर चुके हैं. E2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, इसलिए कि S1 है. R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू R2 बाई S की जगह 1 हो गया तो इंटू R2 हो गया. ठीक है ना? वेयर
S is equal to 1 at start. S is equal to 1 at start. अब वैल्यू पुट कर दो। TS तुम्हारा दिया हुआ है 85 न्यूटन मीटर। 85 इज इक्वल टू 3, इसलिए कि ये देता है, ये पर फेज वैल्यू देता है, इनटू E2 स्क्वायर। तुमको E2 तो निकालना ही है ना। E2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। R2 का वैल्यू क्या था? 1 बाय ओमेगा एस हम छोड़ दिया हम लोगों ने। 3 इंटू 1 बाई ओमेगा एस एम। 1 बाय, गंदा हो रहा है, ठीक से लिखते हैं। 3 इंटू 1 बाई ओमेगा एस एम। ओमेगा एस एम याद है तुमको? हम लोग कहते थे इसको 2 बाई पी इंटू 2 पाई एफ। कितने पोल की मशीन है? 4। 2 बाई पी इंटू 2 पाई एफ। कितने फ्रीक्वेंसी की मोटर है? 50। ये हो गया ओमेगा एस एम का वैल्यू इनटू, स्ट्रेट लाइन के लिए मैं ये लाइन खींच देता हूँ, इनटू E2 स्क्वायर। यहाँ पर जगह है नहीं, नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। लाइन खत्म हो रही है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। इसको मिटा देंगे, यहाँ भी ग्रिड बना देते हैं। जो लाइन के बाहर चला गया था वो पार्ट हमको मिटाना है, लेकिन क्या लिखा था वो हम लिखेंगे। S इज इक्वल टू 1 तो लाइन के ऊपर था। 85 इज इक्वल टू 3 इंटू, यहीं से शुरू हो रहा है। 85 न्यूटन मीटर is equal to 3 into 1 by omega Sn, 2 by P into 2 pi F। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो 2 पाई इंटू 50 हो गया। तो एक्चुअली 2 दूनी 4 कट गया ना बेटा, ये 50 पाई याद रखो कि ओमेगा Sn 50 पाई है, इनटू E2 स्क्वायर E2 स्क्वायर। E2 ही निकालना है, E2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। R2 का वैल्यू था 4.5, 4.5 का स्क्वायर प्लस x2 का वैल्यू क्या दिया था इसने? 8.5, 8.5 स्क्वायर इनटू R2 का वैल्यू 4.5। इसको हमको कैलकुलेट करना है E2 के लिए। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे
कैसे कर रहा हूँ मैं तुमको दिखा दूंगा। जब कैलकुलेटर अलाउड है तो जितनी फैसिलिटी उसमें है मैं यूज़ करके डायरेक्टली निकाल दूंगा E2 का वैल्यू। तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तुम जानते हो कि फ्रैक्शन में यूज़ करता हूँ। फ्रैक्शन का निशान डाला, सबसे पहले कर दिया 85 मल्टीप्लाइड बाय ये जो ओमेगा एस एम था, यह 50 पाई, 50 पाई हो गया, इनटू जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 4.5 स्क्वायर प्लस 8.5 स्क्वायर। देखो यहाँ तक मैंने तुमको दिखा दिया, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या क्या दूंगा, डिनोमिनेटर में दूंगा 3 इंटू 4.5, 3 इंटू 4.5। देखो ये है। अब जब मैं इज इक्वल टू प्लस करूंगा तो कुछ नंबर आएगा, ये नंबर आया इतना, ठीक है ना। इसी आंसर को स्क्वायर रूट में कर दूंगा, और से देखो ये स्क्वायर रूट का निशान है ना, इसको प्रेस किया, स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट में तुम सिर्फ इज इक्वल टू भी दाब दोगे तो आंसर का स्क्वायर रूट ले लेगा, लेकिन तुम एहतियातन आंसर का बटन दाब दो, स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर इक्वल टू प्रेस करो, जवाब मिल जाएगा। देखो इक्वल टू प्रेस करो, कितना आ गया, 302.46378। इतना लंबा चौड़ा थोड़ी लिखेंगे, लिखेंगे 302.46, 0.46 भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन खैर चलो 302.46 वोल्ट्स पर फेज, वोल्ट्स पर फेज स्टार मतलब लाइन टू न्यूट्रल के बीच में होगा, पर फेज। यही पूछा था, द रोटर वोल्टेज एट स्टैंड स्टिल, यही है रोटर वोल्टेज एट स्टैंड स्टिल, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। अब इसने तो कुछ स्टार डेल्टा बोला नहीं था, तो हम पर फेज करके छोड़ देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो स्टार होता है। इसको हाईलाइट कर दो, ये आंसर हो गया तुम्हारा पार्ट 1 का। पार्ट 1 लिखा तो पहले नहीं लिखा था, लिखा था, ठीक। अब क्या कहता है ये, अब कहता है कि द स्टार्टिंग टॉर्क विथ 3 ओम रेजिस्टेंस वेर एडेड इन ईच रोटर फेज। इसका मतलब यह है कि जो इक्विवेलेंट सर्किट तुम्हारा यहाँ है, इसमें इस जगह पर एक एडिशनल रेजिस्टेंस भी जोड़ना है, ठीक है। अच्छा ये तो हम लोगों ने बाद में लिखा, तो इसको मिटा देते हैं। अब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ना है, तो उसका भी मैं इंतज़ाम करता हूँ, उसको लेकर के आता हूँ कहीं से डायग्राम। चलो ये सर्किट में ले आया आर एक्सटर्नल के साथ, बाकी सब चीज़ वही है। तो पार्ट 2 मैं कर रहा हूँ अब, विथ एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस, विथ एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस। या क्या आफ्टर इंसर्शन लिख दूँ,
after insertion of external rotor resistance. After insertion of external rotor resistance. External rotor resistance. Rotor resistance. यह स्टार्टिंग टॉर्क पूछा है, जिसको मैं TSC कहूंगा, अलग नाम नहीं दूंगा। या TS डैश कर दूं, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया है। स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, 3 फॉर 3 फेजेस, ये 3 है, इनटू 1 बाई ओमेगा SM। ओमेगा SM का वैल्यू तुम जानते हो 50 पाई आया था, तो यहाँ ओमेगा SM पहले लिख दूं क्या, कि वैल्यू सीधा लिखूं? क्या चाहते हो तुम लोग? चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 बाई ओमेगा SM इनटू, फॉर्मूला वही है, E2 का होल स्क्वायर, E2 का होल स्क्वायर, E2 का होल स्क्वायर। अब फर्क क्या पड़ा कि अब हुआ कि हो गया R2, S तो 1 ही है, R2 प्लस R एक्सटर्नल का होल स्क्वायर। पहले सिर्फ R2 स्क्वायर था ना, अब हो गया R2 प्लस R एक्सटर्नल का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर, तो जैसे पहले था वैसे ही रह गया, प्लस X2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब जो रोटर इनपुट होगा, जिसको एयर गैप पावर कहते हैं, वो R2 प्लस R एक्सटर्नल की वजह से होगा। R2 प्लस R एक्सटर्नल, इसलिए कि जो पावर एब्जॉर्ब होगा, रियल एक्टिव पावर सिर्फ सर्किट में कहाँ कहाँ होगा, एक तो यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। यही तो रेजिस्टिव एलिमेंट यही है ना बेटा, तो एक्टिव पावर एब्जॉर्ब होगा यहाँ, तो रोटर इनपुट जो भी यहाँ से आएगा वो यहीं एब्जॉर्ब होगा, हो गया। और PG अगर ये हो गया तो PG बाई ओमेगा SM तुम जानते हो कि टॉर्क होता है। स्लिप अभी 1 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हियर S इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्टार्टिंग की कंडीशन है। वैल्यू पुट कर दो, जो तुम्हारा E2 आया है वही वैल्यू पुट करोगे, इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई 50 पाई। 50 पाई लिख दें सीधा, या पूरा फॉर्मूला लिखें? चलो पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 बाई 4 इंटू 2 पाई F।
इनटू E2 क्या तुमने कैलकुलेट किया था, उसका वैल्यू लिखो यहाँ 302.46 302.46 rather. $302.46 0.46 का होल स्क्वायर। अब ओरिजिनल जो आर था रोटर का अपना रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू लिखो, वो था 4.5। एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस तुमने पर से डाल दिया था शायद 3 था ना, 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 का वैल्यू था 8.5 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2 प्लस आर एक्सटर्नल करना पड़ेगा, 4.5 प्लस 3, ये आंसर तुम्हारा वॉट्स में आएगा, वॉट्स। सिंक्रोनस वॉट्स, या छोड़ो न्यूटन मीटर कर दो। सिंक्रोनस वॉट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, ये टॉर्क आएगा न्यूटन मीटर, बाद में लिख देंगे कि न्यूटन मीटर है, आखिर में लिख देंगे। कैलकुलेट कर लो इसको, टीएस डैश इज द स्टार्टिंग टॉर्क विथ एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस। थोड़ा सा उसको अलग कर दिया टीएस से, टीएस डैश कर दिया, इसका वैल्यू अब कैलकुलेट करेंगे। मैं तो एग्जैक्टली वैसे ही करता हूँ बेटा, तुम जानते हो क्या करूँगा। मेरा कैलकुलेटर भी ऑफ हो गया इतनी देर में। एनीवे 3 इंटू 302.46 का होल स्क्वायर, 302.46 का स्क्वायर, ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है नहीं, इंटू 4.5 प्लस 3 7.5 कर देते हैं डायरेक्टली, 7.5। देखो न्यूमरेटर दिया है बेटा, अभी डिनोमिनेटर नहीं लिखा है, डिवाइडेड बाय, अब करूँगा 50 पाई इंटू, अब करूँगा 7.5 स्क्वायर, 7.5 स्क्वायर प्लस 8.5 स्क्वायर, ये सारी चीज़ ब्रैकेट में होगी, 7.5 स्क्वायर प्लस 8.5 स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। देख लो, ठीक है। तुम इक्वल जैसे ही प्रेस करोगे, इक्वल, ये तुमको स्टार्टिंग टॉर्क विथ एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस डायरेक्टली दे देगा। मैं तुम्हारे सामने करता हूँ, अगर कुछ छोड़ा नहीं है तो ये इज इक्वल टू, प्रेस किया, कितना है 101.975, देख लो, तो इट इज राउंडेड टू 101.98, 101.98 स्टार्टिंग टॉर्क विथ एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, 101.98 न्यूटन मीटर।
इसी को सिंक्रोनस वाट भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दूं, और सिंक्रोनस वाट्स। टॉर्क की यूनिट होती है सिंक्रोनस वाट, ये जान लो। इंटरव्यूज में हम लोग पूछते हैं, बच्चे आम तौर पर सिंक्रोनस वाट जानते ही नहीं, कहते हैं कि वाट है तो पावर होगा। जी नहीं, टॉर्क होता है। वन सिंक्रोनस वाट इज दैट टॉर्क which produces 1 watt at synchronous speed। ये इसका डिफिनेशन है, मैं थ्योरी में तुम लोगों को दे चुका हूं। सिंक्रोनस वाट, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पर ही एयर गैप में पावर ट्रांसफर हो जाना बेटा, इसीलिए कुछ सिंक्रोनस वाट में कहते हैं। तो ये हो गया आंसर तुम्हारा पार्ट 2 का। नीचे जगह है ना अभी, बस खत्म ही होने वाली। तीसरे के लिए हम लोगों को अगले पेज पे जाना होगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर, हाईलाइट कर दो इसको। अब पार्ट 3 में चलो, अगले पेज पे। अगला पेज निकाल दिया। पार्ट 3 का कंडीशन क्या है वो पहले समझो। पार्ट 3 में नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नो एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस, नो एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस। इनपुट वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है, इनपुट वोल्टेज इज सेम, सेम इनपुट वोल्टेज। सेम इनपुट वोल्टेज given slip is equal to 3%, 0.03, s is equal to 0.03। इसमें तुमको निकालने का आता है रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द टॉर्क एट दैट स्लिप। तो सबसे पहले तो रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ करो, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ। रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ ये एट रोटर फ्रीक्वेंसी होगा, ईएमएफ एट रोटर फ्रीक्वेंसी में ब्रैकेट में लिख देता हूं तुम्हारे लिए ताकि तुमको समझ में आए, एट रोटर फ्रीक्वेंसी। ये होगा इज इक्वल टू एस इंटू E2 पर फेज, वोल्ट्स पर फेज। एस E2 पर फेज, where E2 is the rotor induced EMF at a standstill। वैल्यू पुट कर दो 0.03 मल्टीप्लाइड बाय वो कितना था 302.46, 302.46
3% है तो तकरीबन 9 वोल्ट होगा। 302.46 कितना हो गया? कैलकुलेटर ऑफ हो जाता है बार बार, जरा सा भी इंतज़ार नहीं करता है। 3 इंटू 0.03 इंटू 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 302.46। देखिए यह आपको रोटर इंड्यूस कीमत इक्वल टू प्रेस कर दें तुम्हारे सामने, नीचे वाला बटन है ना, कितना आ गया? ये फ्रैक्शन में दिखा रहा है। यहाँ पर एक SD बटन होता है ना, उसको दाब देंगे तो ये तुम्हारा नॉर्मल आ गया है। 9.0738 इज इक्वल टू 9.0738। चलो भाई, चल क्यों नहीं रहे हो? इसको मिटाओ, ये कहाँ से आ गया? इज इक्वल टू 9.0738, 9.0738 तो 074 कर दो, क्योंकि कम वोल्टेज है इसलिए 9.074 वोल्ट्स पर फेज। ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक ये पूछा था इसने ना कि रोटर ईएमएफ क्या है। अब ये थोड़ी बोला कि आप बताइए कि स्टेटर फ्रीक्वेंसी के रोटर फ्रीक्वेंसी, भाई रोटर का है तो रोटर फ्रीक्वेंसी पर होगा ना, हम रेफर थोड़ी कर रहे हैं स्टेटर साइड में, स्टेटर फ्रीक्वेंसी पर थोड़ी इशू कर रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा आंसर 9.074 वोल्ट्स। क्या है? रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ एट रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब टॉर्क चाहता है, स्लिप 3% पर टॉर्क, उसके लिए क्या करोगे? टॉर्क एट दैट स्लिप, इसका क्या नाम दोगे? डबल डैश करोगे? कर दो, टी डबल डैश 3% स्लिप पे। ध्यान से देखो, 3 इंटू सेम 1/ω/SM अब ये एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस नहीं है, इसका ध्यान रखो, इनटू E2 तो वही रहेगा, होल स्क्वायर, यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं, E2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब R2/S हो जाएगा, इसलिए कि अब स्टार्ट कंडीशन नहीं है कि S इज इक्वल टू 1 से काम चल जाएगा। R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू R2/S, R2/S। तुमको अगर ये अच्छा नहीं लगता हो तो मैं इस पर भी ब्रैकेट डाल देता हूँ, X2 स्क्वायर
देखने में हो सकता है तुमको बुरा लग रहा हो कि R2/S को तो इज्जत दे दिया, इस बेचारे को ऐसी ही बेइज्जती के साथ छोड़ दिया। तो इसको भी ब्रैकेट में बाज़ाब्ता कपड़ा पहना करके इसको इज्जत दे रहा, x2 इंटू R2/S। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करते ही तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। T डैश क्या है? द टॉर्क डेवलप्ड एट 3% स्लिप। मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तुम समझ ही गए हो कि 3, ये T के साथ डबल डैश हमने किया क्यों है। 3 इंटू 1/50 लिखने का दी चाहता है, लेकिन मैं फॉर्मूला पूरा ही लिख देता हूँ। ऑल्टरनेटिवली तो ये लोग कर सकते हो कि ओमेगा एस एम को एक ही बार में 50 पाई बना करके दिखा दो और फिर वही हर जगह यूज कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अरे हम तो देख ही रहे हैं कि ये कितना है, 2 दूनी 4 कट ही गया, तो 50 पाई ही तो बचा। इंटू, यहाँ पर ज़रा केयरफुल रहोगे, E2 तो वही है तुम्हारा 302.46, क्या था, यही था ना, 302.46। 302.46 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2/S। R2 है तुम्हारा 4.5 और स्लिप ने दिया 0.03, 3% स्लिप। तो R2/S का इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गया, बोलो कितना ओम? 4.5 बाई 0.03 कितना हो गया बेटा? 450/3, 150 ओम हो गया ना, इसका होल स्क्वायर प्लस 8.5 था ना वैल्यू x2 का, 8.5 का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय R2/S, which is 4.5 divided by 0.03। ठीक है, कैलकुलेट करो इसका, आंसर मिल जाएगा। बस अब आंसर की तैयारी कर लो। T डबल डैश सीधा न्यूटन मीटर में जवाब देगा ये, टोटल तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 302.46, 302.46 का स्क्वायर इंटू, डायरेक्टली कर दो ना, 150, 150 वो पूरा हो गया नीचे। अब नीचे जब तुम आओगे, इतना मैंने कर दिया 150, 4.5 बाय 0.03 मैं जानता हूँ 150 हो गया, 15/45 होता है बेटा, एक जीरो लगा दो, नीचे होगा 50 पाई, 50 पाई। फिफ्टी पाई 50 पाई इंटू, विद इन ब्रैकेट्स 150 स्क्वायर
150 स्क्वायर प्लस 8.5 स्क्वायर हो गया। इतना ही था। इक्वल टू प्रेस करो, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। अगर फीडिंग गलत नहीं होगी तो जवाब सही आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना आया? 11.61057। The torque at 3% slip is found to be 11.61 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर हो गया आंसर। और कुछ नहीं चाहिए तुमको। दैट्स इट। फिनिश। न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल हो गया। समझ गए? टॉर्क स्पीड कर्व पे देखो ये क्या क्या हुआ, समझने के लिए। देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो? समझो, मशीन को समझो, इसलिए देखो। तकलीफ होगी लेकिन देखो। फील लाइक ए मशीन। यहाँ पर जगह है ना? हाँ। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक दूसरे डायग्राम पे दिखाता हूँ। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऊपर ही लिख देता हूँ। टॉर्क वर्सेस स्पीड। कैरेक्टरिस्टिक। ये तुमको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है। न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है, इस बात को ध्यान रखोगे। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में खींच रहा हूँ यहाँ पे। टॉर्क में खींचूंगा इधर वाई एक्सिस पे। ये। और स्पीड खींचूंगा इधर। ये। इस तरफ टॉर्क, यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर। इस तरफ स्पीड, स्पीड ये आरपीएम में। ये स्पीड आरपीएम में। 4 पोल की मशीन है तो सिंक्रोनस स्पीड होगी 1500 आरपीएम।
मान लो कि ये 1500 आरपीएम है, टू दी स्केल नहीं खींच रहे हैं, ये है 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड। तो जानते हो कि शुरू में लीनियर ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक जाती है। रेड से दिखा दूं, कैरेक्टरिस्टिक लीनियर जाती है। अब जो भी ये टी मैक्स होगा वहां तक ये लीनियर जाएगी, और उसके बाद फिर ये इन्वर्स कर्व हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बेंड दिखाएंगे, और उसके बाद फिर ये इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक होगी। जो स्टार्टिंग टॉर्क आया था विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो कितना आया था? वो तो निकाल नहीं था, एक्सटर्नल रोटर वोल्टेज निकाला था, स्टार्टिंग टॉर्क, ये फिर 3 ओम रेजिस्टेंस डायरेक्ट डाल दिया था। तो 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ इसका स्टार्टिंग टॉर्क मान लो कि ये था, ये स्टार्टिंग टॉर्क था, टीएस विथ एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, विथ आर एक्सटर्नल लिख देता हूँ, विथ एक्सटर्नल। कहाँ पे लिखे? यहाँ पे लिख देते हैं, विथ आर एक्सटर्नल। विथ आर एक्सटर्नल, ठीक है। अब विदाउट आर एक्सटर्नल 3% स्लिप की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वह कैसी होगी? वो होगी ऐसी, जैसे टी मैक्स कम होगा, जैसे टी मैक्स कम होगा तो ये पहले ही आ जाएगा। इसको ब्लू से दिखाता हूँ, ये ऐसे आएगा। टी मैक्स का वैल्यू अफेक्टेड नहीं होता है रेजिस्टेंस से, तुम जानते हो, इसलिए टी मैक्स तक जाएगा तो ये ऐसी है। कहाँ अटक गए यार, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, इसको अंडू कर दो, यहाँ से चलो। देखो सेम टी मैक्स तक जाएगा, और उसके बाद ये कम होगा, टी मैक्स तक गया, उसके बाद ये कम होगा, और अब जो टॉर्क होगा स्टार्टिंग टॉर्क ये इस वैल्यू से कम होगा। अब कितना कम होगा तो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन उम्मीद यह है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क इससे कम होगा।
ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, ये कर तुमने देखा होगा। अब 3% स्लिप, 3% स्लिप का मतलब क्या हो गया? 1500 आरपीएम का 3% क्या होता है? 45, 45 आरपीएम है ना। 45 आरपीएम 15 में से घटा दो तो 1455 हो गया। 1500, इसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी 3% स्लिप के साथ? 1500 इंटू 0.97, 1455 आरपीएम। तो 1455 आरपीएम पर इसका जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो कितना है? वो तुमने अभी निकाला है, 11.61 न्यूटन मीटर 1455 आरपीएम पे। ये मान लो कि 3% स्लिप। यदि स्केल नहीं खींच रहे हैं, इस बात का तुम ध्यान रखोगे। यहां से मान लो कि तुम शुरू करते हो, ये मान लो कि वैल्यू होता है। ठीक है। तो तुम्हारा ये ऑपरेटिंग पॉइंट तुम्हारा ये है 3% स्लिप पे। ये 3% स्लिप, ये विदाउट एक्स्ट्रा, विदाउट आर एक्स टी है ये। विदाउट आर एक्सटर्नल। ये जो स्पीड है ये है 1455 आरपीएम 3% स्लिप के साथ। ये जो स्पीड है तुम्हारी, ये है 1455 आरपीएम। ये 255 है स्पीड। इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क है वो तुमने कैलकुलेट किया अभी। ये टॉर्क, इसी को बढ़ा देते हैं आगे। चलो चलेगा, सीधा ही मान लो। ये टॉर्क तुम्हारा आ गया जो अभी तुमने कैलकुलेट किया, कितना था? 11.61 न्यूटन मीटर। ये है 11.61 न्यूटन मीटर। 11.61 न्यूटन मीटर। 11.61 न्यूटन मीटर। ठीक है। अच्छा, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क आया था इंसर्शन ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, वो 101.98 आया था। तो इसकी इज्जत तो रख लें, इससे ज़्यादा तो दिखाएं। इसलिए हम इस पार्ट को मिटाते हैं ताकि कम से कम दिखे तो। ये ऐसा करते हैं, ये लगातार ही तो खींचा था,
इसको उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, और यहाँ से इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई दिखाते हैं। टू दी स्केल नहीं है, बस इंडिकेटिव है, इंडिकेटिव है, जबकि टी मैक्स सेम रहेगा। यहाँ से टी मैक्स सेम जाएंगे, लेकिन इसका जो टी एस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ये है 101.98 स्टार्टिंग टॉर्क, 101.98, और यह स्टार्टिंग टॉर्क हमने कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। बाकी ये प्रोजेक्शन के पर्पस के लिए चूंकि किया था, इसलिए इसको ज़रा सा डॉटेड दिखाते हैं। ये रीडिंग लेने के लिए हमने किया है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी सिर्फ रीडिंग के लिए लिया गया है। ये अब इसमें तो दोनों खा जाएगा, छोड़ो। तो ये तुम्हारी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक थी, जिसमें टी मैक्स तुम्हारा कांस्टेंट है। टी मैक्स रिमेन्स कांस्टेंट, याद रखोगे। ग्रीन से दिखा दें, ये कांस्टेंट लाइन है। टी मैक्स में कोई फर्क नहीं आएगा। कैलकुलेट हमने नहीं किया है, लेकिन तुमको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि टी मैक्स के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा हमको ऊपर करना पड़ेगा, पहले मिटा दें। ताकि उसे टच हो जाए। चलो चलेगा। टी मैक्स सेम है, टी मैक्स वैल्यू नहीं निकाला है, लेकिन ये वैल्यू है टी मैक्स। टी मैक्स मैक्सिमम टॉर्क, टी मैक्स है ये, राइट। टी मैक्स चेंज नहीं होता है। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क बढ़ता चला जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, और इसीलिए करस्पॉन्डिंगली तुम्हारा टॉर्क भी, स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ता चला जाता है। ये टी एस है, जो तुम्हारे विदाउट विथ, ये विदाउट आर एक्सटर्नल वाला है टी एस। वैल्यू मैंने नहीं कैलकुलेट किया, ये टी एस। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल में तो तुमको इंडक्शन मोटर की समझ कुछ आ रही होगी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह देख करके। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं अब। रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी, होपफुली चेक कर लेंगे। अगर नहीं भी हो रही तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर बाद में करेंगे। ग्रिड को साफ कर देते हैं, इसकी भी ग्रिड साफ कर देते हैं, इसकी भी ग्रिड साफ कर देते हैं, इसकी भी ग्रिड साफ कर देते हैं। ठीक है।
बाकी चेक कर लेते हैं, हर चीज़ है। रोटर इक्विवेलेंट सर्किट एट स्टेटर फ्रीक्वेंसी, इसी का कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने दिखाया था नेक्स्ट पेज भी, जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद तुमने कैलकुलेट किया था 3% स्लिप पे। उसके बाद मैंने टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक दिखा दी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त दो। पहले मैं चेक कर लूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा था। उसको देख करके सबसे खुशी होती मुझे, इसलिए कि इतना धोखा खा चुका हूँ कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हो गया था, अभी तो बहुत ज़माने से ऐसा नहीं हुआ है। तो ठीक है बच्चों, हैव अ ब्यूटीफुल डे। आई विश ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके कहूँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।